Good morning, everybody. Now we are doing our chapter Discovering Thought. In this chapter, we are now doing the questions which are based on the debate. Earlier, we have done the questions like textual questions. These are also textual questions, but these are based on a debate. So, three questions we have done based on debate. The first one is scientific interventions are necessary just to unravel the past. ठीक है, जहाँ पे हमने बताया था कि साइंटिफिक इंटरवेंशन ज़रूरी है पास्ट को जानने के लिए. दूसरे में हमने आपको क्या बताया था कि एडवांस टेक्नोलॉजीज ज़रूरी होती हैं किस लिए कि हम जो है पास्ट की चीज़ों को देख सके अच्छे से. और थर्ड में हमने कहा था कि रिचुअल ट्रेडिशंस इनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहिए किसी भी जाति से क्यों ना बिलोंग करती हूँ. सो दिस इज़ द फोर्थ वन में हमने क्या किया है कि नॉलेज अबाउट द पास्ट लाइव्स इज़ यूजफुल टू कंप्लीट अ नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन. यानी कि पास्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? उस नॉलेज को पूरा करने के लिए जिस संसार में हम रहते हैं. तो इसके लिए येस वी एग्री that the modern world, it's not the modern, it's modern world has expanded the frontiers of knowledge. जो ये मॉडर्न वर्ल्ड हमारा, इसने सीमाओं को एक्सपेंड कर दिया है, हमारी नॉलेज की सीमाओं को एक्सपेंड कर दिया है, हमें बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट करा दिया है. इनफैक्ट द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज विद इन अ फ्यू सेकेंड्स. वास्तव में कुछ ही सेकंड में सारा संसार एक ग्लोबल विलेज, एक गाँव की तरह बन चुका है. We become aware of the incidents happening thousands of miles away. हम अवेयर हो चुके हैं कि आसपास क्या हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत दूर तक क्या हो रहा है वो चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इंडेड ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज. वो कहते हैं जो आईटी स्किल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसने वास्तव में रिवोल्यूशनरी चेंज किए हैं नॉलेज के फील्ड में. फिर भी हमारी ये जो नॉलेज है ये अधूरी है. और ये नॉलेज कैसे अधूरी है? पास्ट के बारे में जाने बिना. वी आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज. हम अपने पूर्वजों के क्या है? उत्तराधिकारी हैं. एंड वी मस्ट बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस इन विच दे एग्जिस्टेड. और हमें उन स्थितियों को पता ही लगाना होगा कि वो कैसे कैसे रहते थे, किन सर्कमस्टांसेस में रहते थे. हाउ दे कॉप्ड विद देम. कैसे वो परिस्थितियों का सामना करते थे. कोप का मतलब सामना करना. द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर इज रूटेड इन द पास्ट. इसका मतलब जो फ्यूचर है वो पास्ट पे ही डिपेंड है. वी ड्रॉ लेसन फ्रॉम द पास्ट, मेक इम्प्रूवमेंट्स. हम क्या करते हैं? पास्ट से ही शिक्षाएं लेते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करते हैं. लाइव्स ऑफ द पीपल, इट्स नॉट द फाइव्स, लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ द पास्ट आर लाइक बीकॉन फाइट्स टू गाइड एंड इंस्पायर अस. वो कहते हैं जो पास्ट के लोगों की जिंदगियां हैं वो हमें परिस्थितियों से लड़ने में गाइड करती हैं, इंस्पायर करती हैं. एंड एनलाइटन अस अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन. और हमें क्या करती हैं? एक ज्ञान देती हैं उस संसार के बारे में जिसमें हम रहते हैं. एनलाइटन का मतलब ऐसे कहते हैं नॉलेज देना होता है. नाउ दिस इज द अगेंस्ट द मोशन कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है पास्ट के बारे में जानना. वी आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन. हम लगातार उन चीज़ों को सीख रहे हैं जो संसार में मौजूद है. नॉलेज ऑफ हर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज अबाउट द पास्ट लाइव्स. वो कहते हैं हमारे जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं और जो हमारी फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है, ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं. हमारे जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और जो हमारे फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पास्ट की ज़िंदगी से भी कहीं ज़्यादा. देयर ट्रेडिशन, रिचुअल, टूल्स, ways of conduct and ethos are not going to help us in our struggle for existence in the highly competitive and complex modern world. जो पुरानी परंपराएं हैं, ठीक है, रिचुअल्स हैं, जो पुराने तौर तरीके हैं, जो हमारे व्यवहार करने के तरीके हैं, उनकी नैतिकताएं हैं, वो किसी भी तरीके से हमारी हेल्प नहीं करने जा रही हैं इस संसार में रहने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है. इसीलिए the knowledge about the past lives can at best make us retrograde instead of being progressive. वो कहते हैं पास्ट की जिंदगी के बारे में अगर हम ज़्यादा नॉलेज लेते हैं तो हमें क्या करते हैं? रेट्रोग्रेड करते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, ना कि हमारी प्रोग्रेस कराते हैं. फॉर मैनी ऑफ अस
द वर्ल्ड मीन्स देयर स्फीयर ऑफ एक्टिविटीज, हमारे में से जो बहुत से लोग वो सोचते हैं सिर्फ एक्टिविटी करना, एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पे वो रहते हैं। पीपल एम एट स्पेशलाइजिंग इन रिस्ट्रिक्टेड फील्ड्स इंस्टेड ऑफ बीइंग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, लोग क्या सोचते हैं जहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए उनके बारे में स्पेशलाइज होना ही चाहिए, इसके बजाय कि हम हर चीज़ के मास्टर बन जाए। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है सब चीज़ का मास्टर बनना, सब चीज़ के बारे में नॉलेज होना। As such, knowledge of the world we need is also restricted to our requirements and we need not bother about the knowledge about past things. क्योंकि ऐसी नॉलेज हमारे लिए ज़रूरी होती है, जो हम रेस्ट्रिक्टेड चीज़ों की नॉलेज लेते हैं वो ज़रूरी होती है, ठीक है। और इसीलिए हमें पास की चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने फ्यूचर पे और अपने प्रेजेंट पे ध्यान देने की ही ज़रूरत है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड, कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड दिए हुए हैं, हमने एक्सप्लेन करना है कि वाई दे हैव बीन यूज टुगेदर, उनको क्यों इकट्ठा यूज किया गया है। सबसे पहले है क्या, गॉस्टली डस्ट डेविल। अरे डेविल और गॉस्ट तो लगभग एक ही जैसे होते हैं ना, लेकिन उन्होंने कहा है गॉस्टली डस्ट डेविल, बिल्कुल भूतिया वो धूल भरी आंधियां थी। तो सबसे पहले इनके एक्सप्लेनेशन के लिए क्या देखेंगे कि इन ईच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एक वर्ड उसमें क्या है एडजेक्टिव है, एंड इट मॉडिफाइज एज वेल एज रीइंफोर्सेस द मीनिंग ऑफ द नाउन, ये मॉडिफाई भी कर रहा है और उसको हाईलाइट भी कर रहा है जो नाउन इसके पीछे लगाई गई है। चलिए देखते हैं कैसे यूज हुआ है। सबसे पहले घोस्टली डस्ट डेविल्स, गोस्ट लाइक विग्ड एविल स्पिरिट्स फॉर्म्ड बाय डस्ट, यानी कि धूल भरी आंधियों से बिल्कुल ऐसा लगा जैसे चारों ओर अंधकार छा गया है, बुरी शक्तियां जाग गई हैं। डार्क बेलिड क्लाउड्स, यानी कि स्वेलिंग, बादल फूल गए हैं, तो यहाँ पे क्लाउड्स के लिए बोला गया है। डेजर्ट स्काई, द स्काई ओवर द डेजर्ट, ठीक है, यानी कि पूरे आसमान मरुस्थली बन गया है। कास्केट ग्रे, द ग्रे स्काई हाइडिंग द स्टार्स इन इट, यानी कि आसमान में इतनी ज़्यादा काली छा गई है कि वो बिल्कुल राख की एक पेटी लग रही है। कास्केट क्या होती है, राख वाली पेटी। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, एटर्नल ब्रिलियंस, एवरलास्टिंग शाइन के लिए। तो स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या है, अट्रैक्टिव है ये, ठीक है। फ्यूनररी ट्रेजर, ट्रेजर्स स्टोर्ड फॉलोइंग रिचुअल्स ऑफ फ्यूनरल, यानी कि ये जो ट्रेजर खजाना है वहाँ पे स्टोर किया गया है जहाँ पे मृत्यु संबंधी प्रक्रियाएं की जाती हैं। रिचुअल रेजिन्स, रेजिन्स कैसी है, रिचुअल है, किस लिए अप्लाई की जाती है, ये रिलीजियस परंपराओं के लिए अप्लाई की जाती है। साइंटिफिक डिटैचमेंट, अलूफनेस ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी कि अनदेखी करने किसी साइंटिस्ट के बारे में। वर्चुअल बॉडी, बॉडी मेड टू अपीयर टू एग्जिस्ट बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि बिल्कुल 3D इमेज पैदा कर देना। कुछ मेडिकल टर्म भी हैं यहाँ पे, देखते हैं उनकी मीनिंग क्या है जो इस चैप्टर में है। सबसे पहले सीटी स्कैन, सीटी स्कैन एक मेडिकल टेस्ट होता है जहाँ पे एक मशीन प्रोग्रेस करती है, ठीक है, और एक पिक्चर लेती है पर्सन की बॉडी के अंदर की, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन पे इसके बाद एक्सरे गिराई जाती हैं और वो बॉडी बिल्कुल पूरी एग्जामाइन हो जाती है। एमआरआई क्या होती है, एन एब्रीविएशन फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज इसकी एब्रीविएशन है। ये एक टेक्निक है, ठीक है, जो बॉडी के ऑर्गन की इमेज प्रोड्यूस करती है बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक न्यूक्ली इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि लगभग जितने मैग्नेट्स हैं उनके थ्रू यानी कि हमारी बॉडी में जितना हीमोग्लोबिन एच भी होता है, लोहा होता है, उसमें मैग्नेट के थ्रू क्या करते हैं वो सारी हमारे प्रोसीजर दिखाते हैं। टोमोग्राफी क्या होती है, ये भी एक टेक्निक होती है फॉर डिस्प्लेइंग अ क्रॉस सेक्शन थ्रू अ ह्यूमन बॉडी यूजिंग एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड। ये हमारे सॉलिड बॉडी को दिखाती है टोमोग्राफी, एक्सरे के थ्रू या अल्ट्रासाउंड के थ्रू। ऑटोप्सी क्या होता है, ये एग्जामिनेशन होती है डेड बॉडीज का, ये डिस्कवर करने के लिए कि डेथ के क्या क्या कारण हैं और द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, या फिर जो बीमारी थी उसके फैलने के क्या क्या कारण हुए हैं। डायलिसिस क्या होता है, टेक्निक ऑफ क्लिनिकल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ये होता है एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी। जब हमारी किडनियाँ काम करना बंद कर देती हैं तो उसको डायलिसिस पे रखा जाता है
ठीक है, ताकि ब्लड को प्यूरिफाई किया जाए, क्योंकि अदरवाइज तो ये फंक्शन किडनी करती है। ईसीजी क्या करती है? एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है। प्रिपेयरिंग एक ग्राफ बना देते हैं, शोइंग द मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटी इन हार्ट की जो एक्टिविटी होती है उनको दिखाती है। ठीक है, यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्किन पे इलेक्ट्रोड वगैरह लगा के। पोस्टमार्टम क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एक डेड बॉडी का, ठीक है, ताकि कारणों का पता लगाया जाए वो मरा क्यों है। एंजियोग्राफी क्या होती है? रेडियोग्राफी ऑफ ब्लड और लिम्फ वेसल्स, खून और लिम्फ वेसल्स की जो रेडियोग्राफी होती है उसको एंजियोग्राफी बोलते हैं। कैरिड आउट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्सटेंस दैट इज ओपेक टू एक्सरे। ये ओपेक टू एक्सरे वो कहती है एक्सरे के बाद की जाती है हमारी एंजियोग्राफी। बायोप्सी क्या होती है? ये एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यूज होता है, टिश्यू का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं। टू डिस्कवर द प्रेजेंस कॉज एंड एक्सटेंट ऑफ अ डिजीज, ताकि हम पता लगा सके कि ये जो बीमारी है इसके कारण क्या है, ये कितनी हद तक फैल सकती है। यहाँ पे अब कुछ और टर्म्स दिए हुए हैं, उनका हमने आंसर पता लगाना है। सबसे पहले फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है? एक्टिविटी ऑफ बिल्डिंग अगेन समथिंग डैमेज्ड, किसी डैमेज चीज को फिर से बनाना, ठीक है। और टू हेल्प साइंटिफिक टेस्ट टू सॉल्व क्राइम, या किसी क्राइम को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक टेस्ट का करना क्या कहलाता है? फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। स्कार्डेड अक्रॉस क्या होता है? मूड क्विकली अक्रॉस समथिंग, किसी चीज से जल्दी से निकल जाना। कास्केट ग्रे, अ स्मॉल ग्रे बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे एक राख की पेटी। रिसरक्शन यानी कि न्यू लाइफ में फिर से आना, न्यू बिगिनिंग फॉर समथिंग विच इज ओल्ड, पुराना है उसकी नई बिगिनिंग होना। फ्यूनररी ट्रेजर, कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स यूज्ड एट फ्यूनरल, फ्यूनरल के समय, दाह संस्कार के समय जो वैल्यूएबल थिंग्स यूज की जाती हैं वो। सर्कमवेंटेड, फाउंड अ वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और अ रूल, ठीक है, डिफिकल्टी से बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए एक तरीका निकालना। ईडी डिटेल, वेरी स्ट्रेंज, वेरी फ्राइटनिंग डिटेल्स। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्स्टलेशन बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर में हमने ऑरिसिस के बारे में पढ़ा था जो कि मरने के बाद का देवता है। कुछ और यहाँ पे हमें कॉन्स्टलेशन बताए गए हैं, वो होते क्या है? तो सबसे पहले हमारा उर्सा मेजर, इसको सप्तऋषि भी बोलते हैं हिंदी में। दिस ब्राइट कॉन्स्टलेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑल ईयर अलोंग एज इट नेवर सिंक्स बिलो द हॉरिजन, सारा साल दिखता है हमें क्योंकि ये कभी भी हॉरिजन के नीचे, क्षितिज के नीचे नहीं जाता। इसको हम ग्रेटर बियर भी बोलते हैं क्योंकि ये बैक रिप्रेजेंट्स द बैक एंड टेल ऑफ द बियर, क्योंकि एक बेयर की बैक और टेल को रिप्रेजेंट करता है। संस्कृत मैथोलॉजी में इसको हम क्या कहते हैं? इवन जो हमारे 7 सैग थे, 7 सैगाज क्या होते हैं? सागाज होते हैं ऋषि मुनि, हमारे जो 7 ऋषि उनको भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये ध्रुव तारे इसके आसपास होता है, ठीक है, जिसको हम पोलरिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? पोलरिस, जिसको ध्रुव तारा कहते हैं। दिस स्टार रिमेन्स कांस्टेंट एंड ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ, हमेशा एक जगह पे स्थिर रहता है ये, ठीक है, और नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। डायरेक्शन ऑफ उर्सा मेजर कीप्स चेंजिंग विद द पैसेज ऑफ द नाइट। उर्सा जो मेजर है उसकी तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकिन जो पोलरिस है, जो ध्रुव तारा है, वो अनचेंज रहता है। इट इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ध्रुव, ध्रुव की एक कहानी है पूरी। The 6-year-old boy who was blessed by Lord Vishnu with a permanent and constant abode in the universe. एक 6 साल का बच्चा है जिसको भगवान विष्णु ने एक परमानेंट जगह दी थी इस यूनिवर्स में, ठीक है। कॉन्स्टेंट अबोड, अबोड मीन्स रहने की जगह है। इसके बाद है पेगासस, यानी कि विंग्ड हॉर्स कौन सा है? कॉन्स्टलेशन इट इज ऑल्सो, दिस इज एसोसिएटेड विद ग्रीक मैथोलॉजी, ये ग्रीक कहानी है। एज द विंग्ड हॉर्स sprung from मेडसस ब्लड, मेडसा के ब्लड से एक पंख वाला घोड़ा पैदा हुआ था। इट कैरीज लाइटनिंग बॉल्स फॉर जीसस, इसने जीसस के लिए क्या किया है? रोशनी फैलाई है। पेगासस कॉन्स्टलेशन में बी सीन व्हेन स्टार्स आर आउट, ये तब देखा जाता है जब तारे हमें नहीं दिखते हैं। इसके बाद साइरस क्या होता है? जिसको हम डॉग स्टार भी बोलते हैं। दिस इज एसोसिएटेड विद द लेजेंड ऑफ ओरियन, ये ओरियन गॉड की
लेजेंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसको डॉग स्टार कहते हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हंटिंग डॉग को। सबसे पहले जो हमें झलक सीरीज की दिखती है वो है कहाँ पे, डान। डान का मतलब सुबह सुबह। अनाउंस द राइजिंग ऑफ द नील इन एंशंट इजिप्ट। वो कहते हैं एंशंट इजिप्ट में सूर्य उगने के साथ ही हमें दिखता था, दिखता है क्या, सारियस सीरियस। जेमिनी। जेमिनी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नक्षत्र, दो नक्षत्रों के मिलने से बना हुआ होता है ये। कौन सा, आराधारा एंड पुनर्वासु। हैविंग कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, और दोनों में ही क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज होती हैं। सो इन दिस वे आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड वी हैव completed the chapter. In next video we are going to start our what, writing section. Okay, so be with us and enhance your knowledge. Thank you very much. Have a nice day.